हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस कर्व। मेरा नाम राहुल कुमार है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के बारे में। वैसे सभी एस्पिरेंट जो इस बार बीए एमए इंटीग्रेटेड इन ज्योग्राफी, बीए बीएड या बीए कोर्स और साथ में ही जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के एमसीक्यू करेंगे, जो कि आपके डोमेन सब्जेक्ट एज अ ज्योग्राफी एंड जनरल टेस्ट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए आज देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। जो आज का हमारा पहला सवाल है, विच कॉन्सेप्ट हेल्प टू डिस्कवर फायर। क्वेश्चन का कहना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट था जो फायर के डिस्कवर में मददगार शामिल हुआ। तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर 2 है फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर 3 है डीएनए, ऑप्शन नंबर 4 है डायनेमिक्स। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले हम कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं। उसके बाद उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा और आप खुद ही इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। ये दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए, इसमें हो क्या रहा है। जो पहली तस्वीर है हमारे पास, उसमें देखिए एक आदमी है जिसके हाथ में पत्थर है। वो दो पत्थरों को एक साथ रगड़ने की कोशिश कर रहा है और जिसकी वजह से आग निकलता है और आग लगती है, आग जल रही है। फिर इस तस्वीर को देखिए, इसमें भी क्या है, दो पत्थर है, दोनों को आपस में रगड़ने से ये क्या हो रहा है, चिंगारी निकली है और चिंगारी निकल के आग लगती है। तो क्या है, जब दो पत्थर, दो ऑब्जेक्ट एक साथ रगड़े जाएंगे तो क्या होता है, आप अगर 12th में पढ़े होंगे तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता है जब दो चीज को एक साथ आपस में अपोजिट डायरेक्शन में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, दोनों सतहों के बीच में गर्मी उत्पन्न होती है जिसकी वजह से आग लगती है। तो जो आग का डिस्कवरी का जो मुख्य कॉन्सेप्ट था वो पत्थरों के रगड़ने से निकली हुई चिंगारी की वजह से था। ठीक है, तो ये जो इसका उत्पत्ति है पूरा पाषाण काल में हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि जब आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पत्थरों को ले जा रहे होंगे और उस दरमियान ही पत्थर आपस में टकराए होंगे जिसकी वजह से आग की चिंगारी निकली होगी और आग की खोज हुई है, ऐसा माना जाता है। ऐसा कोई ऑथेंटिक अभी तक सबूत नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से आग लगा और फ्रिक्शन ही वो कॉन्सेप्ट है जो आग की डिस्कवरी में मदद किया। तो इस सवाल का जो सही जवाब है अपने पास वो है ऑप्शन नंबर 2 फ्रिक्शन। आते हैं अगले स्लाइड की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है द टू मेन ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी आर, अर्थात ज्योग्राफी के जो मुख्यतः दो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें देखते हैं, ऑप्शन हमारे पास है इकोनॉमिक एंड सोशल, फिजिकल एंड अर्बन, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल, एंड जो ऑप्शन नंबर 4 है अपने पास, फिजिकल एंड ह्यूमन। तो इस सवाल का सही जवाब है फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी किसे कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी जिसमें मानव और उसका प्रकृति के साथ संबंध या समायोजन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हम देख लेते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आता है और ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो जो हमारे पास जो दो मुख्य ब्रांच थे, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा जाता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम मेनली पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, सॉइल ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजिकल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी एंड रूरल ज्योग्राफी। अब हम ऑप्शन पे आ जाते हैं। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 1 था हमारे पास इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी। तो आप नीचे ये तस्वीर को देखिए, आपको समझ में आ गया होगा
कि इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी किस ब्रांच में आता है? ये दोनों आएंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है। फिजिकल एंड अर्बन, अर्बन तो आएगा ह्यूमन ज्योग्राफी में, और ये फिजिकल तो मुख्य ब्रांच है ही। पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल, ये दोनों भी आएंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में, और ये तो दो मुख्य ब्रांच हैं ही, फिजिकल एंड ह्यूमन, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेजेंट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले समझ लेते हैं कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है और ग्रोथ रेट क्या होता है, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, द चेंज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, इन ए पार्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि एक पार्टिकुलर क्षेत्र में, ठीक है, एक पार्टिकुलर टाइम, जैसे कि 2005 में जनसंख्या क्या थी, 2010 में जनसंख्या क्या थी, उनके बीच में जो जनसंख्या वृद्धि हुई या कम हुआ, वो पॉपुलेशन ग्रोथ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है, इसको जान लेते हैं। दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस इन परसेंटेज। जब हम जो पॉपुलेशन चेंज हुआ है, ठीक है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, उसको परसेंटेज में बदल देते हैं, तो वो ग्रोथ रेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ 3-4 तरीके के होते हैं, जैसे नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो नेचुरल ग्रोथ में क्या होता है, नेचुरल ग्रोथ में कि ये होगा कि जैसे बर्थ है, ठीक है, बर्थ में से डेथ घटा देंगे ना, तो क्या होगा, हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट है वो पता चल जाएगा, ठीक है। जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है उसको जानने के लिए क्या करते हैं, बर्थ कितना हुआ, डेथ कितना हुआ, प्लस में माइग्रेशन कितना हुआ, इसको इन माइग्रेशन कर लेते हैं, मतलब कितने लोग आए हैं, ठीक है, और माइनस आउट माइग्रेशन, ठीक है, अर्थात कितना जन्म हुआ, उसमें से कितनी मृत्यु हो गई, उसको घटा देना है, प्लस में कितने लोग आए हैं, इन माइग्रेट हुए हैं, उसको जोड़ लेना है, और कितने लोग यहाँ से बाहर चले गए। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पॉजिटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। तो पॉजिटिव ग्रोथ में क्या होता है कि फर्टिलिटी रेट हमारा ज्यादा होगा, और जो हमारा मोर्टिलिटी रेट है वो कम होगा, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ग्रोथ होगा, ठीक है। निगेटिव ग्रोथ में क्या होता है कि बर्थ रेट कम हो जाएगा, ठीक है, और जो हमारा डेथ रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, जाएगा। इससे क्या होगा, पॉपुलेशन में ह्रास होगा, मतलब पॉपुलेशन कम हो जाएगी, इससे क्या होगा, पॉपुलेशन में निगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आते हैं अपने सवाल पे। अपना सवाल था कि व्हाट इज द प्रेजेंट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 1 था 1%, इसका था 1.2%, 1.4%, 1.6%। तो जो इसका सही जवाब है वो है 1.0%, ठीक है। एक ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ का वर्ल्ड में। ये ग्राफ है, इसके माध्यम से हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या ट्रेंड रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ का फिलहाल। तो ये ग्राफ है जो 1951 से दिखा रहा है 2019 तक का, ठीक है। इस ग्राफ से देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको जरूरत हो ज्यादा समझना हो तो इस ग्राफ का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो 1951 में जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो लगभग लगभग 2 पॉइंट से थोड़ा कम था, 1.8 से थोड़ा ज्यादा था। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, आप देख पाएंगे 1967 में, 1967 और 1971 में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था वो काफी ज्यादा है, लगभग ये कितना है, लगभग है ये आपका है 2.5 के लगभग रहा है, 2.5 के लगभग रहा है ये, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट आगे ऐसे ही बढ़ते जाइए, देखिए क्या है,
फिर 1987 में देखिए डाउन होते होते फिर थोड़ा सा बढ़ा है, उसके बाद फिर लगातार ये डाउन ही होते जा रहा है। मतलब पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट का जो ट्रेंड है धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। 2019 में ये कितना था, 1.05%। वर्तमान में इसको देखा जाए तो ये और डाउन हो गया है। अगर हम यहाँ 2022 या 2020 या 2021 को लेते हैं तो ये हो गया है 1.0%। तो आपको समझ में आ गया, इस ग्राफ को देख के आपको समझ में आएगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड क्या रहा है और वर्तमान में भी पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर में वर्ल्ड की एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना है। जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 31, 35, 38 एंड 52। इस सवाल को आंसर करने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये डेंसिटी क्या चीज है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, यूनिट एरिया मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं वो वहां की डेंसिटी हुई। मान लिया कि आपका गांव है 1 स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है, और यहाँ 50 लोग रहते हैं। ठीक है, अब कोई आपसे पूछेगा कि आपके गांव की डेंसिटी कितनी है। ठीक है, आपके गांव की डेंसिटी कितनी है, तो क्या बताएंगे आप कि जो 1 स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब आपका तो गांव 1 स्क्वायर किलोमीटर में है ही, तो कितना हो जाएगा, उसमें कितनी जनसंख्या है, 50 लोग रह रहे हैं, तो वहां की डेंसिटी क्या होगी, 50। ठीक है, इस प्रकार हम डेंसिटी निकालते हैं किसी जगह का। तो हम देख लेते हैं कि जो सवाल हमसे पूछा गया है उसका सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। इस सवाल पे आगे बढ़ने से पहले कुछ और तथ्य हम जान लेते हैं कि इंडिया के रिगार्डिंग में भी जान लेते हैं और वर्ल्ड के रिगार्डिंग में भी जान लेते हैं। जो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है अभी वर्ल्ड में वो है बांग्लादेश की, जो लगभग 1250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। और जो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ग्रीनलैंड की है, जहाँ काफी कम जनसंख्या है। वैसे वो बर्फ से ढका रहता है इसलिए भी वहाँ जनसंख्या काफी कम है। ठीक है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं इंडिया में क्या हाल है। अगर हम सेंसस 2011 के डाटा की ओर ध्यान देंगे तो इंडिया का जो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 382 है। अगर प्रेजेंट में देखें तो ये लगभग 462 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, अगर भारत के स्टेट में देख लिया जाए कि किस स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है किसमें कम है, तो बिहार में क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। मतलब यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 पर्सन रहते हैं। ठीक है, 6% पर स्क्वायर किलोमीटर है। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में, जहां 17% पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन है। तो आपको क्लियर हो गया। अगर कोई पूछेगा कि भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो आप बताएंगे बिहार में सबसे ज्यादा जो 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे कम किस राज्य में है, सबसे कम किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए, और हाँ वर्ल्ड की तो आपने देख ही लिया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही था 52। ठीक है, ये एक टेबल है, इसके माध्यम से हम देख लेते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है पॉपुलेशन का, वर्ल्ड पॉपुलेशन का ये डाटा है। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है। ये जुलाई 1 का है, 2020 का है। ठीक है, तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन दिया हुआ है, अर्ली चेंज दिया हुआ है। ठीक है, मीडियन एज दिया हुआ है, फर्टिलिटी रेट दिया हुआ है, और ये डेंसिटी भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, डेंसिटी जो हमने अभी डिस्कस किया था कि वर्ल्ड की डेंसिटी पॉपुलेशन की कितनी है, 52। ठीक है, तो आप और जानने के लिए ये नीचे के ईयर में आप देख सकते हैं
कि क्या डेंसिटी रही है, बढ़ी है, घटी है, क्या हुआ है, तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? जो हमारा अगला सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कहने का मतलब है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसका जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा है। तो हमारे पास ऑप्शंस के रूप में है ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 2 साउथ अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 एशिया और ऑप्शन नंबर 4 नॉर्थ अमेरिका। तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है। ठीक है ना। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ऑप्शन के रूप में है हमारे पास क्लाइमेट, एबिलिटी ऑफ वाटर, सॉइल और ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक इसका जवाब मिल जाता है। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो मुख्यतः 3 होते हैं। ठीक है ना, तो 3 होते हैं, 3 हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर एंड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर में आते हैं क्लाइमेट, वेटर, सॉइल। इकोनॉमिकल फैक्टर में आते हैं मिनरल्स, इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन। और सोशल में आते हैं सोशल अनरिस्ट। ठीक है, तो देखिए ये तीनों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ठीक है, और यही तीनों ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि इस सवाल का सही जवाब कौन सा है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस। और ये तीनों क्या हैं? ये तीनों आएंगे जियोग्राफिकल, ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आएंगे। ये तीनों अपने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, अर्थात पॉपुलेशन चेंज का कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। तो पहला ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन और ऑल ऑफ द अबव। चलिए इस सवाल का जवाब देने से पहले कुछ सवाल समझते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा कि हाँ कहना क्या चाहता है। देखिए अब एक पार्टिकुलर रीजन, मान लिया कि ये पार्टिकुलर आपका गांव है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, बर्थ रेट बढ़ गया है। ठीक है ना, बर्थ रेट बढ़ गया तो क्या होगा, यहाँ का पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए डेथ रेट बढ़ गया। ठीक है ना, डेथ रेट बढ़ गया, बर्थ रेट कम हो गया। ठीक है ना, तो क्या होगा, तब भी यहाँ का पॉपुलेशन कम होगा। ठीक है ना, तब भी यहाँ का पॉपुलेशन लो हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ हाई हो जाएगा पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन लो होगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन में चेंज तो होगी ही। मान लिया कि पहले 10 पॉपुलेशन था, अब 9 हो गया तो चेंज हो गया। मान लिया कि 10 था अब 12 हो गया तो भी चेंज हो गया। अब चलिए एक और ऑप्शन अपने पास है माइग्रेशन। ठीक है ना, अब मान लिया कि आपके गांव में 10 लोग रह रहे थे। ठीक है, 10 लोग रह रहे थे तो क्या हुआ कि भाई 4 लोग यहाँ से निकल गए और शहर में चले गए, अर्बन सिटी में चले गए। ठीक है ना, तो क्या हो गया, यहाँ से 4 लोग निकल गए तो बच कितने गए भाई, 6 लोग। 6 लोग बच गए तो क्या हुआ, 6 लोग बच गए तब भी आप देखो इनिशियल में आपके पास 10 था, अब आपके पास 6 बचे हैं तो क्या हुआ, ये भी पॉपुलेशन चेंज हो गया है। ठीक है ना, तो क्या होगा, इन तीनों ऑप्शन में ध्यान से देखिए, डेथ रेट, बर्थ रेट और माइग्रेशन और ऑल ऑफ दिस। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ठीक है ना, अगला सवाल है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एज सेक्स पिरामिड। ठीक है, एज सेक्स पिरामिड का कितने टाइप्स होते हैं। तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 3। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। मुख्यतः 3 प्रकार के एज सेक्स पिरामिड होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। एक्सपेंसिव, कंस्ट्रक्टिव एंड स्टेशनरी, ये 3 तरह के एज सेक्स पिरामिड होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो देखते हैं क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज रिलेटेड टू
क्वाटरनरी सेक्टर, ठीक है। ऑप्शन के रूप में हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर, पेपर एंड रो प्रोडक्शन, यूनिवर्सिटी टीचिंग, प्रिंटिंग एक्टिविटी। इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चल लेते हैं और देख लेते हैं कि उसमें क्या दिया है, और उम्मीद है कि वहां से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इस सवाल का आसानी से जवाब भी दे पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें क्या क्या आता है। देखिए, जो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर है उसमें क्या क्या है। एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मिनरल्स, फार्मिंग एंड फिशिंग, ठीक है, ये आते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, देखते हैं क्या क्या है। सेकेंडरी में आते हैं मैन्युफैक्चर, यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो टर्सरी सेक्टर है हमारे पास, इसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। भारत सर्विस सेक्टर में सबसे आगे है, ठीक है। तो इसमें आता है रिटेल, फाइनेंशियल सर्विस, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटलिटी हॉस्पिटलिटी रियल एस्टेट का बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी सेक्टर बोलते हैं जिसको हम। और जो सबसे अपर मोस्ट है क्वाटरनरी, और सबसे सबसे लास्ट वाला जो अपना सेक्टर है वो है एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसको ध्यान से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। इसके बाद हम फिर सवाल पे चलते हैं, अपने प्रीवियस सवाल पे कि सवाल क्या था। उम्मीद है कि आपको उस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। तो अपना प्रीवियस स्लाइड देखते हैं। प्रीवियस स्लाइड में क्या है, पूछा गया था कि भाई दिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो क्वाटरनरी सेक्टर है वो कौन सा है। तो जो हमारे पास ऑप्शन था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो किसमें था कंप्यूटर प्रोडक्शन, किसमें था भाई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या था अपना, था सेकेंडरी, सेकेंडरी था। पेपर एंड प्रोडक्शन, ये भी आएगा सेकेंडरी में, प्रोडक्शन है तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है। यूनिवर्सिटी टीचिंग, ये किस में था भाई, ये एजुकेशन में, ठीक है। प्रिंटिंग एक्टिविटीज, ये किस में आएगा, सर्विस सेक्टर में आएगा, ठीक है। तो एजुकेशन किस में था, एजुकेशन किस में था, देखिए एजुकेशन किस में था, एजुकेशन कहाँ था, ये था अपना पास एजुकेशन, ठीक है। कहाँ था, क्वाटरनरी में एजुकेशन था। तो समझ में आ गया होगा कि इसका सही जवाब क्या है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया, ठीक है ना। ऑप्शन है लेटर, फोन, न्यूज़पेपर, ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि मास मीडिया होता क्या है, ठीक है ना। तो जो न्यूज़पेपर है, टेलीविजन है, रेडियो है, दैट रीचेज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। जो मीडिया सबसे ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन को कवर करता है, ठीक है ना, उसको मास मीडिया कहते हैं, ठीक है। तो क्या है लेटर, लेटर क्या है, ये इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत होता है, ठीक है ना, और ये ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पाता। फोन, फोन तो आजकल सबके पास है ही, लेकिन फोन कौन सा है ये डिपेंड करता है भाई, आपके पास स्मार्टफोन है या ऐसे ही सिंपल सा फोन है। और ये सबके पास अवेलेबल, स्मार्टफोन है तो उसमें इंटरनेट है कि नहीं ये भी डिपेंड करता है, तो ये भी सबके पास अवेलेबल नहीं होता। लेटर भी सबके पास नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर आप देखेंगे गांव गांव में, चौपाल के पास, सब जगह आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 3, न्यूज पेपर, ठीक है। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं क्या है। व्हाट इज द विथ ऑफ स्टैंडर्ड गेज रेलवे, स्टैंडर्ड गेज रेलवे का विथ क्या होता है भाई। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। मुख्यतः अपने पास से अपने देश में 4 तरह की गेज है। नैरो गेज, ठीक है ना, नैरो गेज है, मीटर गेज है, ठीक है, स्टैंडर्ड गेज है, ये मेट्रो में काम आता है भाई, ठीक है ना, मेट्रो में स्टैंडर्ड गेज यूज होता है। और ब्रॉड गेज, ठीक है ना, ब्रॉड गेज जो मेनली हम लोग सिंपल ट्रेन चढ़ते हैं, अपना आते जाते हैं, आपको दिल्ली से पटना जाना हो, पटना से दिल्ली आना हो, या कहीं भी देश के कोने में जाता, तो आप ब्रॉड गेज का यूज करते हैं, ठीक है ना। मीटर गेज और नैरो गेज भी चलती है अभी, ठीक है ना, ये दोनों भी ट्रेनें अभी चलती हैं लेकिन बहुत कम चलती है। और ये मान के चलिए कि एक हेरिटेज ट्रेन हो गई है, हेरिटेज ट्रेन हो गई जो पहाड़ों में या बहुत रेयर केस में ही, जैसे अभी मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में देखने को मिल जाता है ये, हिमाचल प्रदेश में एज ए हेरिटेज ट्रेन के रूप में चलता है ये मीटर गेज एंड नैरो गेज। तो इस स्लाइड को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है, 4 फुट 8.5 इंच, ये ऑप्शन अपना
बिल्कुल सही है। ठीक है। स्टैंडर्ड गेज रेलवे का विड्थ कितना होता है? 4 फुट 8.5 इंच। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। ठीक है ना। विच सी आर ज्वाइंट बाई सेजू स्वेज कैनाल। ठीक है ना। ऑप्शन के रूप में अपने पास है ऑप्शन नंबर 1 द मेडिटेरियन एंड रेड सी, ब्लैक एंड मेडिटेरियन सी, ठीक है, द नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी, बाल्टिक एंड व्हाइट सी। ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन है। चलिए इसका सवाल का जवाब देने से पहले जो एक एनिमेटेड फोटो मैंने लगा रखा उसको देख लीजिए। सवाल का जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए क्या है। ये है अपने पास स्वेज कैनाल। ठीक है। ये वाला है स्वेज कैनाल। इसके इधर कौन सा है भाई? मेडिटेरियन सी। ठीक है। इसके इधर कौन सा है? रेड सी। तो उम्मीद है कि आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा कि स्वेज कैनाल है जो कौन कौन से समुद्र को जोड़ता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, ये वाला ऑप्शन अपना सही है। अब ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी तो आप देख लीजिए। ठीक है। ब्लैक सी कहाँ है भाई? ठीक है ना। ये भी यूरोप में ही है ब्लैक सी। इसमें जो ब्लैक सी जो अभी यूक्रेन है, ठीक है ना, रूस का भी कुछ हिस्सा इसमें टच करता है, तुर्की है, रोमानिया है, बेल्गुरिया है। ठीक है। ये सब देश हैं जो ब्लैक सी के चारों तरफ से हैं। ठीक है ना। जो नॉर्थ सी है एंड बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी है कहाँ पे है पता है आपको? बाल्टिक सी। बाल्टिक सी है जो ये भी यूरोप में है। कहाँ है? फिनलैंड। फिनलैंड है। ठीक है। स्वीडन है। स्वीडन। नॉर्थ सी तो आप जान ही रहे हैं कहाँ है भाई? अमेरिका। ठीक है ना। अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो नॉर्थ अटलांटिक सी है उसको नॉर्थ सी के नाम से जाना जाता है। और जो नीचे वाला एरिया है जो भूमध्य रेखा से उसको साउथ अटलांटिक सी, साउथ सी के नाम से जाना जाता है। जो ऑप्शन नंबर 4 है बाल्टिक एंड व्हाइट सी, बाल्टिक सी के बारे में आपने जान लिया कहाँ पे है। व्हाइट सी कहाँ है? ठीक है ना। व्हाइट सी है रसिया। रसिया है उसके नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है ना। इसको व्हाइट सी क्यों कहते हैं भाई? व्हाइट सी कहने का काम, इसका जो पीछे रीजन है वो ये है कि ये ना हमेशा आइस से ढका रहता है। ठीक है। इसलिए इसको व्हाइट सी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेड क्वार्टर ऑफ WTO। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है ये देख लेते हैं अभी। ठीक है ना। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना। तो पूछा है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन के रूप में अपने पास है बेल्जियम, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 स्विट्जरलैंड। ठीक है ना। देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना। लगभग 164 कंट्री अभी हैं इसके सदस्य। ठीक है। जो इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश है, स्पेनिश है, स्पेनिश है और फ्रेंच है। ठीक है ना। ये इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आपको समझ में आ गया होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कब स्थापना हुई, क्या ऑफिशियल लैंग्वेज लैंग्वेज है और क्या इसका कहाँ इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। जो अपनी अगला क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द रीजन हैज डॉक्यूमेंटेड द ओल्डेस्ट अर्बन सेटलमेंट। ऑप्शन के रूप में अपने पास है ऑप्शन नंबर 1 इंडस वैली, होंगहू वैली, नील वैली एंड मेसोपोटामिया। ठीक है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले एक जो एमिनेटेड स्लाइड है उसको हम देख लेते हैं। सवाल का जवाब आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है। इस मैप में ध्यान से देखिए। ठीक है। ये रहा आपका मेसोपोटामिया। ठीक है। ये रहा आपका इंडस वैली। ठीक है। ये रहा आपका होंगहू वैली। ठीक है।
और जो एक और रह गया आपका नील वैली वाला, ठीक है, नील वैली, ठीक है, इजिप्ट, ये मेसोपोटामिया हो गया, ये इंडस वैली हो गई, और ये चाइना की सभ्यता जो बोलते हैं होंग हो वैली, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि विच वन ऑफ द रीजन हैज डॉक्यूमेंटेड द ओल्डेस्ट अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, मेसोपोटामिया। जो वर्तमान में मेसोपोटामिया है वो ईरान, इराक, सीरिया और अरब के कुछ क्षेत्र में फैला है, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो सेशन यहीं पे समाप्त होगा। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जो भी CUET की तैयारी कर रहा है उनके साथ शेयर कीजिए। हम बता दूं कि ये दोनों वैसे वैसे छात्रों के लिए लाभप्रद है जो CUET 2022 जनरल टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं और अपने डोमेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन के आइकॉन को दबाइएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।